आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो आपके सरल वाक्य और जो आपके संयुक्त वाक्य हैं उनका कॉन्सेप्ट। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मिश्र वाक्य का पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी इस मंच का हिस्सा बने और हम लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध बना सकें। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या इसी को आप मिश्रित वाक्य भी लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा तो मेरे हिसाब से तो मिश्र वाक्य ही आपका सबसे अच्छा होगा लिखना। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको जैसे समझ में आप वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले सरल वाक्य और उसके बाद में आपको जो संयुक्त वाक्य है उसके बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर जो आपका मिश्र वाक्य का जो आप देखेंगे यहाँ पर, इसका जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, इसके अंतर्गत आपको पहला जो वाक्य होगा वह अधूरा ही रहेगा जब तक कि जो दूसरा वाक्य उसको आकर के पूरा ना कर दे। यानी कि जो दूसरा वाक्य होगा वही यहाँ पर अपना मेन रोल अदा करने वाला होगा। जैसे मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। अब घर से निकला ही था, अब आगे पता नहीं क्या। इसका मतलब पूरा मैंने वाक्य तो कहा नहीं, मैं घर से निकला ही था और उसके बाद में वर्षा होने लगी या वह आ गया, जैसे भी आप जो भी कुछ आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। यानी जैसे ही वह आ गया यानी कि जब वो आया वैसे ही वाक्य पूरा हो गया। तो देखते हैं जिस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक वाक्य इस प्रकार आए कि पहला वाक्य अधूरा रहेगा जब तक कि दूसरा वाक्य उसे पूरा ना करे। तो अब आप समझ गए होंगे। साथ ही मैं आपको उदाहरण भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जिस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक वाक्य इस प्रकार से आए कि पहला वाक्य अधूरा रहेगा जब तक कि दूसरा वाक्य उसे पूरा ना करे। कहने का मतलब पहला वाक्य जो होगा वह तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि दूसरा आकर के उसमें जुड़ नहीं जाता है। यानी दोनों मिल करके ही जो वाक्य है उसको पूरा करेंगे। अकेला जैसा कि वहां पर मैं देख रहा था जहाँ संयुक्त था उसमें दोनों अलग, अगर दोनों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो भी दोस्तों वहां पर उनका जो अर्थ था वह बिल्कुल कोई चीज में मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा था। वो जो अपने आप में एक अलग वाक्य आसानी से थे। लेकिन यहाँ मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होगा। मैं जैसे ही घर से
निकला। बिल्ली रास्ता काट गई। आप देखेंगे यहां पर मैं जैसे ही घर से निकला बिल्ली रास्ता काट गई। यदि मैं इसमें एक वाक्य सिर्फ इतना लूं कि मैं जैसे ही घर से निकला, क्या ये पूरा वाक्य हुआ? तो अभी वाक्य तो पूरा हुआ नहीं। अगर मैं सिर्फ इतना ही आपसे कह दूं कि मैं जैसे ही घर से निकला, तो अब आपकी जिज्ञासा होगी कि क्या हुआ, यानी आगे क्या, यानी कि अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसीलिए यह कौन सा हुआ? मिश्र वाक्य हुआ। तो क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई, पानी बरसने लगा, माता जी आ गई, पिताजी आ गए, फूफा जी आ गए, या बहन जी आ गई, या टीचर आ गए, या शिक्षक आ गए, या जो भी कुछ आप कहना चाहे उस तरह से आप इसमें कह सकते हैं। यानी कि जो पहला है आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, पहला वाक्य अधूरा रहेगा जब तक कि दूसरा वाक्य उसे पूरा ना कर दे। तो पहला वाक्य आप देख रहे हैं अधूरा है, और जब तक कि ये बिल्ली रास्ता काट नहीं गई, यानी कि ये जो मैं जैसे ही घर से निकला, अब जैसे मैंने बोला उसके बाद बिल्ली रास्ता काट गई, तो जैसे ये दोनों जुड़ गए, अब ये आपको ये पूरा का पूरा जो वाक्य है अब ये आपके समझ में आ गया, यानी कि ये पूर्ण रूप से एक वाक्य बन गया है। तो इस तरह से आपने देखा इसका जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो इसी तरह से काम करेगा। मैं कुछ एक और उदाहरण यहाँ पर दे देता। तो यहाँ पर मैंने लिखा मुझे घर जाने दो, नहीं तो। अब आपने देखा यह एक जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप इस वाक्य में देख रहे हैं यह जो वाक्य है मुझे घर जाने दो, नहीं तो, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई? कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि यह अपूर्ण है, अपूर्ण वाक्य है भाई ये, यानी कि अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब दूसरा आएगा तो पूरा करेगा, तो क्या आएगा? जैसे माता जी परेशान होंगी, या मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा, या मुझे किसी से मिलना है, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, नहीं तो मैं प्यासा रह जाऊंगा, नहीं तो मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा। यानी इस तरह से जब तक बाकी कोई, जैसे ही ये वाला वाक्य यहाँ पर आया वैसे ये पूरा का पूरा वाक्य आपका पूर्ण हो गया। तो ये इसको क्या कर रहा है? ये पूरा कर रहा है। ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि दोनों ये वाक्य आपस में मिले, वैसे ही दोस्तों ये मिश्र वाक्य का उदाहरण आपका बन गया है। और देखना चाहे तो मैं यहीं पर एक और लिख देता हूं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे गांव में नहीं जानता। तो यहां पर मैंने लिखा ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे गांव में नहीं जानता। अब इस वाक्य में आप लोग देखेंगे ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे गांव में नहीं जानता। तो पहला आप देखेंगे ऐसा कौन व्यक्ति है, तो क्या यह पूरा हो रहा है आपका वाक्य? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई। तो जैसे ही आपको जो मुझे गांव में नहीं जानता इसको मैंने इसमें लगाया, यानी इसके साथ में मिलाया, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो वाक्य है वह बिल्कुल आपको समझ में आ गया और यह वाक्य भी पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर जो ऐसा व्यक्ति है, तो यहाँ तक आपका यह दोस्तों अपूर्ण वाक्य था।
लेकिन जो मुझे गांव में नहीं जानता, जैसे ही यह इसमें आकर के मिला, वैसे ही दोस्तों यह पूर्ण वाक्य बन गया है। अब यहाँ पर ही दोस्तों हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, जो कि होता है हमारा उपवाक्य। तो उपवाक्य के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि मिश्रित वाक्य के अंतर्गत ही। तो उपवाक्य, अब उपवाक्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों आया? किसी वाक्य को पूरा करने वाला वाक्य जिसका अपना उद्देश्य एवं विधेय हो, वही उपवाक्य होगा। आप लोग उद्देश्य और विधेय के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके जो पार्ट है वह मैं दिखा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक उदाहरण दे देता हूँ, ताकि आप लोग भी यह मतलब अच्छे से जान पाए। वह कौन सा व्यक्ति है जो गांधी जी को नहीं जानता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा, वह कौन सा व्यक्ति है जो गांधी जी को नहीं जानता है। तो आप देखेंगे यह जो वह से लेकर के और है यहाँ तक, तो यह जो है यह आपका अपूर्ण वाक्य है। इसके साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर चूंकि ये बाकी आपका जो वाक्य है यह आकर के इसको पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एक आपका उद्देश्य यानी कर्ता, तो कर्ता इसमें गांधी जी, कर्ता कहिए या सीधे उद्देश्य लिखिए। अब बाकी बचा हुआ इसमें, तो ये क्या है? विधेय। यानी इस वाक्य का अपना उद्देश्य है और आप इसका अपना विधेय भी है, तो यह आकर के इसको पूरा कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, किसी वाक्य को पूरा करने वाला, यानी यह जो वाक्य है यह इस वाक्य को पूरा कर रहा है। तो करने वाला जिसका अपना उद्देश्य एवं विधेय हो, तो इसका अपना उद्देश्य एवं विधेय है, तो यही आपका क्या हुआ? तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा उपवाक्य। अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि आखिर उपवाक्य क्या होता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो उपवाक्य भी हम यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। अब उपवाक्य के अंतर्गत आपके 3 मिलेंगे। नंबर 1 जो पहला होगा दोस्तों वह होगा संज्ञा। संज्ञा उपवाक्य। नंबर दूसरा हमारा आएगा जो आएगा विशेषण। विशेषण उपवाक्य। अब इसके बाद नंबर तीसरा आएगा क्रिया। क्रिया उपवाक्य। तो ये आपके 3 होंगे उपवाक्य। अब हम सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य को यहाँ पर देख लेते हैं। जो उपवाक्य
संज्ञा की तरह व्यवहार करता है, वही संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा उदाहरण भी ले लेते हैं ताकि आप उसको भी समझ पाए। श्याम ने कहा कि तो यहां वाक्य में आप देखेंगे श्याम ने कहा कि मैं आज खाना खाऊंगा। तो जहां जो आप श्याम ने कहा यह आपका मुख्य वाक्य है, लेकिन दोस्तों यह जो आपका मुख्य वाक्य है वह है दोस्तों अपूर्ण है। तो यह आपका मुख्य वाक्य लेकिन यह अपूर्ण है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अपूर्ण। और यहां पर आप देख रहे हैं बाकी जो यहां पर वाक्य है, तो यह आकर के जैसे इसमें मिला तब यह एक पूर्ण वाक्य बन गया है। लेकिन यहां पर उपवाक्य की बात चल रही है, तो उपवाक्य में दोस्तों आपने देखा कि यहाँ जो श्याम है, श्याम ने कहा कि मैं आज खाना खाऊंगा, यानी श्याम अपने बारे में ही कह रहा है। तो यह जो आपका मैं है यह किसकी भांति काम कर रहा है, तो ये जो श्याम है श्याम की भांति, यानी जो श्याम संज्ञा है यह संज्ञा है। तो ये मैं क्या हुआ, ये संज्ञा की भांति ही काम कर रहा है, यानी कि यह भी आपकी संज्ञा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करता है वही संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तो आपने देखा यहाँ पर भी ये जो उपवाक्य बाद में आया है यह दोस्तों आपको संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है, इस वजह से यह आपका संज्ञा उपवाक्य हुआ। मुझे लगता है अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आखिर किस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट काम करता है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर श्याम क्या है, तो श्याम है संज्ञा, और संज्ञा यानी कि श्याम ने कहा कि मैं, यानी वो अपने लिए खुद ही कह रहा है। तो यह जो मैं शब्द है यह किसकी तरह काम कर रहा है, श्याम की तरह। श्याम क्या है, संज्ञा, तो यहाँ भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। इसलिए दोस्तों यह क्या हुआ, संज्ञा उपवाक्य हुआ। अब देखते हैं विशेषण उपवाक्य को। तो वहां पर जो वाक्य संज्ञा की तरह काम कर रहा था वह संज्ञा उपवाक्य था। यहाँ पर जो विशेषण की तरह काम करेगा वह वाक्य आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं जो उपवाक्य विशेषण की तरह काम करता है या व्यवहार करता है, चलो काम लिखते हैं, काम करता है वही विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यहाँ पर हम छोटा सा एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए।
तो आपने देखा वह आदमी जो कल खा रहा था आज फिर खा रहा है। तो यहां पर जो ये वाक्य है इसमें वह आदमी, तो वह आदमी, तो यह आपका क्या है, मुख्य वाक्य। अब यहां पर जो जो कल खा रहा था यह आपका क्या होगा, तो यह आपका पहला उपवाक्य होगा। फर्स्ट कह लो या पहला लिख दो। उसके बाद आज फिर खा रहा है तो ये आपका दूसरा होगा, दूसरा उपवाक्य। अब यहां पर आप देखेंगे वह आदमी, भाई कौन सा आदमी, तो वह आदमी जो कल आया था, यानी कि यहां पर आदमी की विशेषता बता दी गई है। तो वह आदमी जो कल खा रहा था, यहां आदमी की विशेषता बता दी गई है कि जो कल खा रहा था। तो यह क्या हो जाएगा, यह पहला उपवाक्य तो है ही, साथ ही दोस्तों यह जो वाक्य ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण का भी कार्य करने लगा, क्योंकि इसने विशेषता बता दी। जो कल खा रहा था, वह आदमी जो कल खा रहा था, फिर क्या है, आज फिर खा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसने क्या किया, इसकी विशेषता बतला। साथ में दोस्तों क्या कि यह जो विशेषण हुआ, इसीलिए दोस्तों यह क्या है, क्योंकि यह विशेषता बतला रहा है। जो चीज विशेषता बतलाती है वही विशेषण होती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि यह उपवाक्य का ही सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहां पर जो यह आपका उपवाक्य है, यह दोस्तों आपका विशेषण उपवाक्य हो गया। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक चीज के लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं कि जहां पर मैंने 3 उपवाक्य बताए थे, यानी कि उपवाक्य के जो प्रकार बताए थे, वहां पर संज्ञा, उसके बाद में विशेषण और दोस्तों क्रिया बताया था, तो वो क्रिया नहीं, वो क्रिया विशेषण आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में। तो अब दोस्तों वह उपवाक्य जो कि क्रिया विशेषण के जैसे काम करेगा, वह आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब यहां उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। जब कार चलाते हैं तब सीट बेल्ट लगाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब कार चलाते हैं तब सीट बेल्ट लगाते हैं। अब यहां पर जो आपका यह वाक्य है दोस्तों, तो यहां पर जो वाक्य बना चलाते हैं, यानी जब कार चलाते हैं तब सीट बेल्ट लगाते हैं। यहां पर देख पाएंगे सीट बेल्ट कब लगती है, जब कार चलाते हैं। तो यहां पर आपका विशेषता बतलाई गई थी, हुआ विशेषण। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि मैंने इधर क्यों लिखा विशेषण, क्यों,
क्योंकि अब मुख्य वाक्य जो है वह आपका यह होगा, तब सीट बेल्ट लगाते हैं। यानी सीट बेल्ट कब लगाते हैं? जब कार चलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मुख्य जो आपका वाक्य हुआ वह यह वाला हुआ। और वहीं अगर हम उपवाक्य की बात करें तो यह आपका उपवाक्य हुआ। यानी जब कार चलाते हैं तब सीट बेल्ट लगाते हैं। तो यह विशेषण यानी कि, लेकिन यहां पर कैसा विशेषण है? तो भाई यह क्रिया की जा रही है, क्रिया की बात चल रही है, तो यहां पर हो जाएगा यह क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने क्रिया विशेषण उपवाक्य का भी आप ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया और मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे। तो अब हमारा जो उपवाक्य का कॉन्सेप्ट था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारा जो मिश्र वाक्य का कॉन्सेप्ट था वह चल रहा है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का हम लोग एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि यद्यपि मेहनती है तथापि वह चोर है। अब यहां पर मैंने लिखा यद्यपि वह मेहनती है तथापि वह चोर है, यानी वैसे तो वह मेहनती है लेकिन वह चोर है। तो यहां पर देखेंगे आपका जो अपूर्ण वाक्य है, यद्यपि वह मेहनती है, और जो आपका बाकी आपका बचा हुआ तथापि वह चोर है, यह वाला जैसे ही इसमें जुड़ा वैसे ही दोस्तों यह आपका पूरा का पूरा एक वाक्य बन जाता है, यानी कि पूर्ण हो जाता है। तो यह है अपूर्ण, और यह जैसे ही आया यानी ये वाला जो है ये क्या है, ये पूरा कर रहा है, यानी कि उपवाक्य है। तो आपने यहां पर देखा ये वाला कॉन्सेप्ट की जो मिश्र वाक्य है उसको जोड़ने वाले शब्द या योजक अवयव आप कह लीजिए। तो मिश्र वाक्य के योजक शब्द या फिर अवयव कह लीजिए। अब यहां पर जैसा कि यद्यपि हमने देखा था, तो यद्यपि, यद्यपि इसके साथ ही तथापि, वो उसके बाद जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, कि, ताकि, यदि, यदि, तो, क्योंकि, इस तरह के जो भी शब्द इसमें आएंगे वह दोस्तों मिश्र वाक्य के योजक अवयव होंगे। तो आप लोग इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने यहाँ पर पढ़ाया है वह आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध बना सकें। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी यहाँ पर इस लेक्चर से संबंधित या अन्य कोई भी समस्या आ रही है हिंदी विषय को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसके अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, कितने होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, और आप लोग उनको कैसे पहचान पाएंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।